अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम शुरू करने वाले हैं जनाब मोमेंटम। क्या होता है जनाब मोमेंटम? आपने ये लफ्ज़ कहीं पे इंग्लिश में भी कई दफ़ा सुना होगा कि जनाब ज़िंदगी में थोड़ा मोमेंटम गेन कीजिए। आज भी मैं आपसे यही कहूँगा। तो जनाब मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ mass एंड velocity ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये तो है जनाब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, नन्ही मुन्नी बच्चों जैसी। कुछ बेहतर डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन इसकी क्या है जनाब? क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन, मिकदार हरकत को मोमेंटम कहते हैं। हरकत की मिकदार जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि मोमेंटम उतना ही ज्यादा है। हरकत की मिकदार जितनी ज्यादा होगी उसे रोकना उतना ही मुश्किल होगा। मोमेंटम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, पहली बात तो यह है कि जिसकी वेलोसिटी होगी, जो मूव कर रहा है उसका ही मोमेंटम होगा। वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मटेरियल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, जिसका मैस है। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है उनका भी होगा। वो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे जाके उसमें क्या लॉजिक होगी। बहरहाल फिलहाल मैकेनिक्स में देखें, जिसका मैस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का मोमेंटम होगा उसका जो मूव कर रहा है। वेलोसिटी ज्यादा होगी, मोमेंटम ज्यादा, मैस ज्यादा है तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें ये खसूसियत पाई जाती है कि वो कितना ज्यादा अपोज करता है, कि वो कितना ज्यादा अपोज करता है उस फोर्स को जो उसे रोकने की कोशिश करती है। यानी ये कि मोमेंटम डिसाइड करेगा कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी। जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसे रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगी, और जिसका मोमेंटम कम है उसे रोकने के लिए फोर्स भी कम लगाना पड़ेगी। जनाब आली, मोमेंटम की एप्लीकेशंस आपको कहाँ कहाँ पे नजर आती हैं? एक सादा से सवाल का जवाब दीजिए जी। क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा, वो जनाब क्या करते हैं? हार्ड बॉल इस्तेमाल करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, ग्लव्स, पैड, थाईज, नीज, प्रोटेक्शन इतनी, विकेट कीपर खिच वाला पैक किया होता है, गर्मियों में मत मर जाती है बेचारों की। ये इतने औखे होने की बजाय बॉल ही सॉफ्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते जिससे चोट लगने का खतरा ना हो? भाई सात रबड़ी गेंद यानी टेनिस बॉल से ही इंटरनेशनल मैच क्यों नहीं खेल लेते? जनाब वजह है मोमेंटम, कि जो हार्ड बॉल है उसका मैस ज्यादा होता है, एक पाइया से थोड़ी ज्यादा होती है क्रिकेट की बॉल। तो जनाब मैस उसका ज्यादा है, जिसकी वजह से जब उसे हिट लगाई जाती है तो उसका मोमेंटम इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। अब वो फोर्स थोड़ी कम लगे ज्यादा लगे, रोकने वाला तो हाथ से पकड़ के रोक लेगा, वो तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप टेनिस बॉल इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक की बॉल इस्तेमाल करेंगे, हल्की बॉल इस्तेमाल करेंगे, लाइट वेट बॉल इस्तेमाल करेंगे, उसमें मसला क्या होगा कि वो जब उसे हिट लगाई जाएगी, एक या दो ठप्पे लगेंगे, एक दो बाउंस लेगी ग्राउंड पे, तो फ्रिक्शन की वजह से वो जल्द ही रुक जाएगी। या अगर वो हवा में है तो हवा की फ्रिक्शन की फोर्स उसे जल्द ही रोक लेगी। जबकि हार्ड बॉल का मैस इतना ज्यादा है जिसकी वजह से उसका मोमेंटम इतना ज्यादा बन जाता है कि उसे रोकना जरा मुश्किल हो जाता है। तो वो ग्राउंड की जो फ्रिक्शन है, घास की फ्रिक्शन है और हवा की फ्रिक्शन की फोर्स उसे रोक नहीं सकती, रोकने में ज्यादा कामयाब नहीं होती। उसे कोई पकड़ के ही रोके तो रोके, यानी वो चौका मारा जाएगा, उसे कोई फील्डर खुद रोकेगा तो रोकेगी, आप ही दौड़ते दौड़ते बॉल फ्रिक्शन की वजह से रुकने के चांस उसके बहुत कम होंगे, ना होने के बराबर होंगे। इसीलिए हार्ड बॉल इस्तेमाल की जाती है। मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हो, आप में से जो मेल हजरात लेक्चर सुन रहे हैं उन्हें अंदाजा होगा इस बात का ज्यादा अच्छी तरह से। मोटरसाइकिल पे जाते हुए कोई मसला हो जाए आप ब्रेक लगा लेते हैं, लेकिन अगर मोटरसाइकिल पे 3 या 4 सवारियां बैठी हो तो ब्रेक लगा के रोकना मुश्किल हो जाता है, हालांकि स्पीड उसकी उतनी ही होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि सवारियां जितनी ज्यादा है, लोड जितना ज्यादा होगा, उसका मैस उतना ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, और जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उसे रोकना उतना ही मुश्किल होगा। जनाब गाड़ी जितनी मर्जी भारी हो, ट्रक है, बस है, ब्रेक लगाए रुक जाती है। बैरी जहाज को ब्रेक लगा के रोकना बहुत मुश्किल है। उसे जनाब ये टाइटैनिक क्यों डूब गया जनाब? हालांकि काफी देर पहले उन्होंने देख लिया था आइसबर्ग को, ब्रेक ही नहीं लगी। 2 दिन पहले जहाज की ब्रेक लगाने लगते हैं तब जाके वो साहल पे आता है, तब जाके वो सी पोर्ट पे आता है। वजह क्या है? वजह है दो, एक तो वो पानी में है, रोड पे नहीं है, और पानी की फ्रिक्शन की फोर्स कम है।
और दूसरी वजह क्या है कि उसका मैस इतना ज्यादा है जिसकी वजह से उसका मोमेंटम इतना ज्यादा है तो उसकी ब्रेकें नहीं होती, उसका इंजन बंद करके उसके प्रोपेलर उल्टा घुमाते हैं। वो जैसे आपने टॉम एंड जेरी में देखा है ना, वो बिल्ली आती है जनाब, टॉम साहब पहले आगे को आ रही होती है और फिर वो पाँव को तेजी से पीछे करके फिर वो पीछे को जाती है। ऐसे ही प्यारे यार को भी यही करना पड़ता है। उसका जो पंखा लगा है जो कि पानी को पीछे को धकेलता है, रिएक्शन के तौर पे शिप आगे जाता है, उस प्रोपेलर को उल्टा घुमाते हैं ताकि वो पानी को आगे धकेले और खुद वो पीछे को मूव करना शुरू करे या जोर लगाए पीछे को, तब जाके वो रुकता है। अपने मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से उसे रोकना मुश्किल है। ये तो जनाब मोमेंटम की जमा मोमेंटा। कुछ सिंपल एग्जांपल्स, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर होगा और इस वेक्टर की डायरेक्शन वेलोसिटी की सिमत में होगी। जिधर को वेलोसिटी होगी उसी सिमत में मोमेंटम होगा, यानी इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन मोमेंटम की सिमत होगी। एसआई यूनिट है जनाब इसके न्यूटन सेकंड और बेस यूनिट है मास के किलोग्राम, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये न्यूटन सेकंड भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर निकलेगा। अगर आप न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करेंगे तो यही निकल आएगा। डायमेंशन भी आप निकाल लेंगे। लो जी, मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जरा एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक मैथमेटिकल फॉर्म आपने देखी हुई है, F इज इक्वल टू एम ए। डेफिनेशन भी हमने कर ली, एक दो वीडियोस भी छोटी छोटी इसकी देख ली हैं जनाब। अब हम जरा आगे चलते हैं। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक डेफिनेशन तो ये है ना कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है और वो एक्सेलरेशन मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है, फोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब हम एक और डेफिनेशन करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो कि होगी ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो मोअज़्ज़ज़ खातिन हज़रात, आइए मेरे नाल। F इज इक्वल टू एम ए क्या है जनाब? ए है जी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो जनाब एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, F इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वेक्टर का निशान लगाना मत भूलिए, अभी एक दो लेक्चर में और ये टेंशन है, उसके बाद ये काम हम खत्म कर लेंगे। वेक्टर का निशान लगाने वाला आपको फैसिलिटेट कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन की जगह पे आ गया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, मैस इंटू ये एक्सेलरेशन आ गया, मैस को ब्रैकेट के अंदर ले गए चुक के, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो बेटा जी आप ये देखिए कि एम वी किसके बराबर है? एम वी है जनाब मोमेंटम के बराबर। तो एम वी एफ का मतलब क्या है? वी एफ फाइनल वेलोसिटी है तो इसका मतलब है मोमेंटम क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम हुआ। पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी आई इनिशियल वेलोसिटी है तो एम वी आई क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी क्या हो गया जनाब? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी टाइम टी में मोमेंटम में आने वाली तब्दीली किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। चले इसको उठा के ऐसे सिंप्लीफाई करें जनाब बेअली, क्या लिखा जा सकता है? F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। मतलब क्या है जनाब? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर सवाल है डेल्टा टी लिख लिया, अगर सिमेट्री हो गई तो डेल्टा टी जनाब टाइम इंटरवल चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या हुआ जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? अप्लाइड फोर्स ऑफ on any object, applied force on any body equals to rate of change of momentum of that body। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगेगी टी टाइम के लिए, टी टाइम तक फोर्स लगती रहेगी तो उसके मोमेंटम में तब्दीली आ जाएगी। टी टाइम तक अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती रहेगी तो उसके मोमेंटम में तब्दीली आ जाएगी। या यूं कह लीजिए कि अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में तब्दीली आती है तो वो किस वजह से आती है? उस पर लगने वाली फोर्स की वजह से ये तब्दीली आती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज
इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। देखिए वही है बात, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली, और वेलोसिटी में तब्दीली का मतलब है मोमेंटम में तब्दीली। इसका मतलब है कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगती है तो उसके मोमेंटम में तब्दीली आ जाती है। तो जनाब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, चाहे फोर्स कह लें चाहे अप्लाइड फोर्स कह लें, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, एक बात का जनाबी वाली ख्याल रखिए, किस बात का, कि फोर्स लगने के नतीजे में मोमेंटम में तब्दीली आएगी। किस पर फोर्स लगेगी? जिसके मोमेंटम में तब्दीली आएगी। किसके मोमेंटम में तब्दीली आएगी? जिस पर फोर्स लगेगी। तो जिस बॉडी पर फोर्स लगेगी उसके मोमेंटम में तब्दीली आ जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये ज्यादा बेहतर शक्ल है, आपकी बुक में यहां तक है, मैंने 2 स्टेप एक्स्ट्रा किए हैं, जरा समझने में आसानी होगी। तो ये ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है, ये ज्यादा बेहतर इक्वेशन है जो ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। चलें जी, हम एक और सिंपल सी एग्जांपल से मामले को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसकी काफी सारी एप्लीकेशन हैं जो कि हमने डिस्कस करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स लगने के नतीजे में मोमेंटम में तब्दीली आएगी। चलें जी, क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अब देख लीजिएगा। फील्डर ने जब कैच पकड़ना होता है तो क्या करते हैं जनाब? देसी तरीका कैच पकड़ने का, आया भाई ए ओ भाई बॉल। जब आप ऐसे करके पकड़ेंगे या कोशिश करेंगे पकड़ने की, बॉल आएगी यहाँ पे हिट करेगी, चोट ज्यादा लगेगी, चोट ज्यादा लगेगी तो कैच पकड़ना मुश्किल होगा, कैच काबू में आना मुश्किल हो जाएगा उमर अकमल की तरह। तो जब बॉल आएगी यहाँ पे होगा क्या? बॉल आ रही है जी 100 मीटर पर सेकंड से, फर्ज कर लें आप, और वो आगे जब हाथ के साथ टकराई, हाथ के साथ टकराई, बॉल ने हाथ पर फोर्स लगाई, रिएक्शन के तौर पे हाथ ने बॉल पर फोर्स लगाई, बॉल ने हाथ पर फोर्स लगाई, चोट लगी, हाथ ने बॉल पर फोर्स लगाई, बॉल पर फोर्स लगी, बॉल की वेलोसिटी में, बॉल के मोमेंटम में तब्दीली आ गई। कितनी चेंज आनी है? 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और जो ही हाथ के साथ टकराई वेलोसिटी 0 हो गई, मोमेंटम में तब्दीली आ गई। और ये चेंज इन मोमेंटम हुआ कितनी देर में? फौरन, बस। तो फौरन मोमेंटम में तब्दीली आ गई, बहुत थोड़े टाइम में। ये टी है वो टाइम जितनी देर तक फोर्स लगती रही, जितनी देर तक मोमेंटम में तब्दीली आती रही, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगी। कोलिजन का टाइम, टकराने का टाइम, चोट लगने का टाइम बहुत थोड़ा है। कोलिजन का टाइम जितना कम होगा, बटे के नीचे है टाइम, फोर्स उतनी ही ज्यादा लगाना पड़ेगी। यानी मोमेंटम में तब्दीली जितने थोड़े टाइम में आएगी, मोमेंटम में तब्दीली जितने थोड़े टाइम में आएगी, फोर्स लगेगी उतनी ही ज्यादा, फोर्स लगाना पड़ेगी उतनी ही ज्यादा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब इस चोट से बचने के लिए फील्डर क्या करता है कि जो ही बॉल को देखता है वो ऐसे हाथ करता है, यहाँ पे जो ही बॉल हाथ के साथ टकराती है वो हाथ अपना पीछे खींच लेता है। उससे क्या फायदा होता है कि जो ही बॉल हाथ के साथ टकराती है उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, वो हाथ को पीछे खींचते 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 यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी में मैक्सिमम चेंज, मोमेंटम में चेंज आती है कितनी देर में? यहाँ से यहाँ तक आते हुए उसे टाइम ज्यादा लग गया, हमने कोलिजन का टाइम एक्सटेंड कर दिया। कोलिजन का टाइम क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। कोलिजन का टाइम हमने बढ़ा दिया। जितनी ज्यादा देर तक कोलिजन होती रहेगी, जितनी ज्यादा देर तक मोमेंटम में तब्दीली आती रहेगी, चेंज इन मोमेंटम उतना ही है, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए होता रहा। कोलिजन में चेंज आती रही, सॉरी मोमेंटम में चेंज आती रही ज्यादा देर तक, कोलिजन का टाइम हो गया ज्यादा, टाइम ज्यादा है तो फोर्स कम, चोट थोड़ी लगेगी। हमने कोलिजन का टाइम एक्सटेंड करना है, कोलिजन का टाइम बढ़ाना है। जितने टाइम में मोमेंटम में तब्दीली आती है वो टाइम हमने ज्यादा कर देना है, जिसकी वजह से फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगाना पड़ेगी मोमेंटम चेंज करने के लिए, मोमेंटम में तब्दीली लाने के लिए। तो जनाब ये जो ऐसे करके कैच पकड़ते हैं ये एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है इन टर्म्स ऑफ
मोमेंटम जिसे कहा गया है। जनाब यारी आप हेलमेट पहनते हैं, कहते हैं हेलमेट सेफ्टी है, हेलमेट जिंदगी है मोटरसाइकिल पे। वजह क्या है कि जब मोटरसाइकिल पे जाते हैं, खुदा न खासा मोटरसाइकिल गिर जाए, गोडे गिट्टे तो छल्ले जाते हैं, ये तो है पक्की बात। उसके अलावा क्या होता है जनाब, सर लगता है रोड पे, पक्की जगह पे, और आप जा रहे हैं 60 किलोमीटर फी घंटा से मोटरसाइकिल पे, जब सर लगता है यकदम ऐसे करके रोड पे, और वो पहले खासी ज्यादा वेलोसिटी से, खासे ज्यादा मोमेंटम से आ रहा है, जो ही रोड के साथ टकराया, सर ऐसे करके जो ही रोड के साथ टकराया, फौरन वेलोसिटी जीरो हो गई, फौरन मोमेंटम जीरो हो गया। कोलिजन बहुत थोड़ी देर के लिए होती रही, कोलिजन का टाइम बहुत कम है, जिसकी वजह से फोर्स लगेगी ज्यादा, चोट ज्यादा लगेगी। उसकी बजाय जनाब आली हम हेलमेट जब पहनते हैं, हेलमेट दरमियान में लोहे का नहीं होता, ये जंगों वाला हेलमेट नहीं है, दरमियान में जनाब थर्मोपाइल की शीट होती है, वो समंदर की झागी से कहते हैं। वो क्या है, नरम लचकदार शय है जरा, उसका नतीजा, उसके नतीजे में क्या होता है, वो आपके सर और रोड के दरमियान एक कुशन का काम करता है। नतीजा क्या होता है, फर्क करें, ये देखिए ये नरम लचकदार है जरा, ये देखिए ऐसे करके। तो जब आपका सर टकराता है रोड के साथ, तो ये ऐसे दरमियान में दब जाता है, थोड़ा सा लचक खा जाता है। नतीजा क्या होता है, ये हेलमेट है, इसने इतना पिचक जाना है, लचक खाना है। ये रोड है, ये सर है, जो ही आप टकराएंगे रोड के साथ, तो यहां से मोमेंटम में तब्दीली आना शुरू हुई और यहां तक आती रही। कोलिजन का टाइम पहले से ज्यादा हो गया, कोलिजन का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा हेलमेट इस्तेमाल करने से, जिसके नतीजे में फोर्स लगने का खतरा कम होगा। ये साइड बार में मौजूद है हेलमेट वाला आपकी बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में। इसी तरह से आपके सर पे जो बाल हैं, शैम्पू करने के अलावा, रंगने के अलावा, या इनका वो डिज़ाइन स्टाइल बनाने के अलावा, ये क्या काम करते हैं, ये क्रम्पल जोन्स का काम करते हैं। क्रम्पल जोन पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि क्रम्पल जोन क्या होता है। ये झटके का असर कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी के इंजन में, बोनट के अंदर अगर आप देखें, गैप्स जो होते हैं वो झटके का असर कम करने के लिए हैं। ये बाल भी यही काम करते हैं। अगर सादा खोपड़ी आप इस्तेमाल करें, वो कहते खान साहब थे, वो जनाब किल ठोक रहे थे हाथ से ही ऐसे कर करके, किसी ने कहा खान साहब कि खोपड़ी भी इस्तेमाल कर लिया करो, उन्होंने खोपड़ी इस्तेमाल कर ली, फिर सिर पाट गया। तो जनाब खोपड़ी अगर सादा इस्तेमाल करेंगे, सर पे बाल नहीं होंगे, स्किन नहीं होगी, तो जनाब आप ऐसे करके ही खोपड़ी तोड़ सकते हैं, इतनी नाजुक है ये हड्डी। तो क्या होगा जनाब कि जब चोट लगाएंगे, इसके मोमेंटम में तब्दीली आएगी, थोड़े टाइम में फोर्स लगेगी ज़्यादा, चोट ज़्यादा, तो जनाब क्रैक होने का खतरा है। उसकी वजह स्किन आ गई, बाल आ गए। ये जो हेयर है जनाब, ये क्रम्पल जोन का काम करेंगे, नरम लचकदार होंगे जनाब बेआली। तो इसकी वजह से क्या होगा, कोलिजन का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, सर पे और पगड़ी बांधने, वो और भी लचकदार लचक का काम करेगी। ये देखें ना, ये क्वेश्चन है, अगरचे डस्टर बनाया हुआ है, लेकिन ये क्या करता है जनाब, देखे दरमियान में ये लचक दिखाता है, तो कोलिजन का टाइम ज्यादा हो जाता है। इसकी बजाय आप ऐसे करें, अब चोट ज्यादा लगेगी, इसकी बजाय दरमियान में ये रखें, अब देखिए अब चोट को, मिट्टी उड़ी डस्टर है ना, तो अब जनाब ये क्वेश्चन का काम करेगा, कोलिजन का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ से ये स्लो मोशन में देखें, यहाँ से मोमेंटम में तब्दीली आना शुरू हुई और यहाँ तक आती रही। कोलिजन का टाइम पहले से ज्यादा हो गया, मोमेंटम में तब्दीली ज्यादा टाइम में आई, टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी जनाब आली। और देखिए जरा आपकी बुक में साइड बार में एक होगा कि जनाब व्हाट इज मोर इफेक्टिव टू नॉक द बियर डाउन, रीछ को निछ मारने, नहीं रिछ मारने के लिए, रीछ बियर को मारने के लिए, नॉक डाउन करने के लिए कौन सी बुलेट ज्यादा इफेक्टिव है। मोमेंटम सेम है दोनों बुलेट्स का, एक रबड़ की है, एक लेड की है, शीशे की। और जनाब रबड़ की बुलेट से चोट कम लगेगी। वजह क्या है, रबड़ की बुलेट जब यहाँ पे लगेगी थोड़ी लचक होगी ऐसे, तो यहाँ पे लगेगी, इतनी देर तक मोमेंटम में तब्दीली आएगी, कोलिजन का टाइम ज्यादा होगा। नतीजा क्या होगा, टाइम ज्यादा, फोर्स कम लगेगी। जबकि लेड की बुलेट है वो हार्ड होगी, वो लगेगी, मोमेंटम में तब्दीली आएगी थोड़े टाइम में, तो फोर्स लगेगी ज्यादा, चोट लगेगी ज्यादा जनाब आली। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गई। एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगी, वो आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी कि लेज के पैकेट में हवा क्यों इतनी ज्यादा होती है जनाब। इसके लिए आप एक और वीडियो आपको शेयर की जाएगी, उसमें देखिएगा।
अच्छा जी, तो जनाब ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये इक्वेशन ज्यादा बेहतर क्यों है? आप देखिए जितनी भी एग्जांपल्स हैं कोलिजन के टाइम के लिहाज से फोर्स को एक्सप्लेन करना ज्यादा बेहतर रहा, ज्यादा आसानी रही। एक और भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स के नतीजे में मोमेंटम में तब्दीली आती है, और जब मोमेंटम में तब्दीली आती है, मोमेंटम में तब्दीली आने का मतलब है कि मास भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। तो जनाब ये वाली जो इक्वेशन है फिजिकल टू एम ए, इसका मतलब है कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, मतलब वेलोसिटी में तब्दीली आती है, मतलब वेलोसिटी में तब्दीली आती है। लेकिन जब आप ये इक्वेशन लिखते हैं तो इसका मतलब है, इसको देखें एक और तरह से लिखते हैं, मोमेंटम में तब्दीली ड्यू टू चेंज इन मास। तो यहां पे हम वेलोसिटी सेम रखते हैं, मास चेंज कर लेते हैं। हो सकता है कि फोर्स के नतीजे में मोमेंटम में तब्दीली ना आए, फोर्स के नतीजे में मोमेंटम में तब्दीली आए, लेकिन वो मोमेंटम में तब्दीली वेलोसिटी की वजह से ना हो, मास की वजह से हो, वेलोसिटी की वजह से ना हो बल्कि मास की वजह से वो तब्दीली हो सकती है। ये भी तो पॉसिबल है ना। तो जनाब हो सकता है कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन देखिए और ये वाली इक्वेशन देखिए, जनरली वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। किस पे फोर्स लग रही है? जिसके मोमेंटम में तब्दीली आ रही है। लेकिन हो सकता है मोमेंटम में तब्दीली वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से हो सकता है मोमेंटम में चेंज मास में चेंज की वजह से हो। तो जनाब ये जो इक्वेशन है ये इस लिहाज से ज्यादा बेहतर है कि ये आपको एक्सप्लेन करती है बोथ द पॉसिबल सिचुएशन, कि जब मोमेंटम चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन मास, सिस्टम विद वेरिएबल मास। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें मास चेंज हो रहा है तो ये इक्वेशन उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ये सिर्फ वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली के लिए है, ये वेलोसिटी और मास दोनों में आने वाली तब्दीली को एक्सप्लेन कर सकती है। ये ज्यादा बेहतर है। मास में तब्दीली कैसे आ सकती है? आपने उर्दू अदब में एक कहानी सुनी होगी गधे वाली। वैसे तो आप जिसकी कहानी सुन ले पाकिस्तान में गधे की कहानी ही है, लेकिन बहरहाल वो एक गधा है जनाब जिसपे मालिक नमक लाद के ले जाता है, नदी पार करना पड़ती है। एक दफ़ा गधे को अकल सूझी, वो नदी में बैठ गया या बाई चांस कहीं बैठ गया, नमक सारा घुल गया, खुर गया, बह गया, वजन हल्का हो गया, मैस कम हो गया, उसे चलने के लिए जोर थोड़ा लगाना पड़ा, सिस्टम विद वेरिएबल मैस। तो फिर जनाब 2-3 दफ़ा गधे ने जानबूझ के ऐसे किया, मालिक भी सियाना था, स्कीमी था, उसने अगली दफ़ा नमक की बजाय कॉटन रुई लाद दी उसके ऊपर। अब वो जब पानी में बैठ के उठा तो जनाब रुई पानी की वजह से ज़्यादा वजनी हो गई। सिस्टम विद वेरिएबल मैस, पहले मैस कम हुआ अब ज़्यादा हुआ, अब बेचारे को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा चलने के लिए। तो जनाब मैस में तब्दीली भी आ सकती है। जैसे एक रॉकेट, अभी एक वीडियो आपको दिखाई जाएगी यहाँ पे, उसमें देखिएगा कि जब एक रॉकेट ऊपर को मूव करता है, मैं जनाब बेअली ये वीडियो अभी आपको चलाने लगा हूँ तो देखिएगा, पहली वीडियो आज के लेक्चर की। देखिए जनाब रॉकेट ऊपर को जाएगा, ये हम रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ेंगे जनाब इस चैप्टर के एंड तक। एक रॉकेट जब ऊपर को भेजा जाता है ना, तकरीबन 1 सेकंड में 10,000 12,000 किलोग्राम फ्यूल साड़ देता है ये। तो 1 सेकंड में इतना फ्यूल जब खर्च होगा तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये तो बहुत ही ज्यादा मैस इसका कम हो रहा है। तो इसे ऊपर उठने के लिए गैसें नीचे को निकलेंगी, रिएक्शन के तौर पे धक्का ऊपर को पड़ेगा, तो वो जो फोर्स लगाना पड़ेगी इसे ऊपर उठाने के लिए वो कम लगाना पड़ेगी। क्यों? अब इसका मैस कम हो गया। तो जनाब मजीद ये कि जब इतना सारा फ्यूल खर्च होगा, जब रॉकेट के एक हिस्से का फ्यूल खत्म हो जाता है वो हिस्सा ही नीचे फेंक दिया जाता है, मैस इसका और कम हो जाता है। तो रॉकेट जैसे जैसे ऊपर को चलता है, एक तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, ऊपर को जाते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, ऊपर उठना आसान हो जाता है। और दूसरा इसका मैस देखें, वो मैस कम होता जा रहा है फ्यूल जलने की वजह से, और इसके हिस्से नीचे गिराए जा रहे हैं। जैसे जैसे इसका फ्यूल खत्म होता है, कोई एक हिस्सा अपना काम खत्म करता है तो मैस कम हो जाता है। अ सिस्टम विद वेरिएबल मैस, तो मैस चेंज होने की वजह से यहाँ पे काम हो रहा है। तो इसको भी एक्सप्लेन करती है ये वाली इक्वेशन जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो जनाब आली इसके अलावा आप देखें साइड बार में ये फुटबॉल वाली एग्जांपल भी दी हुई होगी।
उसमें क्या होता है जनाब कि जब आप ठुड्डा मारते हैं दीवार को या लोहे के गार्डर को आप ठुड्डा मारते हैं, तो जो ही आपका पांव दीवार के साथ टच करता है, ऑल ऑफ अ सडन फौरन वेलोसिटी कम हो जाती है, फौरन वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फौरन मोमेंटम जीरो हो जाता है। कोलिजन का टाइम बहुत कम होता है। कोलिजन का टाइम जितना कम होगा, फोर्स लगेगी ज्यादा, चोट लगेगी ज्यादा। जब आप फुटबॉल को हिट लगाते हैं या दीवार के साथ कोई सराहना रख लें, कुशन वगैरह रख लें, अब जब आप हिट लगाते हैं दीवार को, तो नतीजा क्या होता है कि आपका पांव टकराता है कुशन के साथ और वो थोड़ा अंदर घुस जाता है। कोलिजन होती है, ज्यादा देर तक कोलिजन होती रहती है, कोलिजन का टाइम एक्सटेंड कर जाता है, जिसकी वजह से फोर्स लगती है थोड़ी जनाब आली। ये थी जनाब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, आपकी खिदमत में जनाब आली पेश किया गया। अब लगे हाथों जनाब एक और छोटा सा टॉपिक है जनाब आली, वो भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसे मैं अभी यहीं लिखा रहने देता हूँ, ये वाली जनाब मैं रेज कर देता हूँ। वेक्टर के निशान लगाने अभी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। टी इधर ले जाइए, एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। जनाब आली एक खसूसी सूरत हाल है जनाब, स्पेशल सिचुएशन है। इम्पल्स या इम्पल्स ऑफ फोर्स, आई से लिखा जाता है, वेक्टर है। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हर वक्त हर पॉसिबल सिचुएशन में मोमेंटम में आने वाली तब्दीली इम्पल्स नहीं कहलाती है। तो इम्पल्स एक खसूसी सूरत हाल है जब मोमेंटम में खास तरीके से चेंज आए। कौन से खास तरीके से मोमेंटम में चेंज आए तो वो इम्पल्स बनेगी जनाब। इम्पल्स का मतलब है झटका, जोर का झटका, धीरे से लगे झटका। झटका कब लगता है? चपेड़ मार के मुंह दूसरे पासे ला दूं तो ये चपेड़ मारी जाती। हाँ, तो चपेड़ जब लगती है किसी के, तो जनाब कोलिजन का टाइम होता है बहुत थोड़ा। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे, व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स, व्हेन डेफिनेशन में ऐसे लिख देता हूं, व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी for very short interval of time, for very short interval of time, then it is called as impulse। when a very large force, जब ज्यादा फोर्स लगे, for a very short interval of time, बहुत थोड़े वक्त के लिए, तो ये क्या कहलाता है जी? इम्पल्स। दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स के यूनिट भी और डायमेंशन भी कौन से हैं? मोमेंटम वाले हैं। चलें जनाब, अब आपको एक छोटी सी एनिमेशन दिखाते हैं जिसमें आपको इम्पल्स देखने को मिलेगी और एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगी जनाब आली इम्पल्स की। लो जनाब आली, इम्पल्स किस वजह से होती है? जनाब क्रिकेट के बॉल में जब बैट्समैन हिट करता है जनाब, बहुत थोड़े टाइम के लिए बैट बॉल के साथ टच करता है, वो इम्पल्स है। जब थोड़ी से कील ठोकते हैं, थोड़ी देर के लिए ही टच होती है और थोड़े से वक्त के दौरान ही फोर्स काफी ज्यादा लग जाती है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लार्ज फोर्स अमल कर रही है, तो ये जनाब इम्पल्स है। जब झटका लगता है, चपेट लगती है, स्लैपिंग अ पर्सन, तो ये भी इम्पल्स ही है। तो जनाब यहाँ पे आपकी बुक में, वीडियो आप देखते रहिए, आगे बुक में पेज नंबर 57 पे साइड बार में है पॉइंट टू पॉन्डर। कैन, ये स्टेटमेंट है जी, डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स? क्या मूविंग ऑब्जेक्ट में इम्पल्स है। इम्पल्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि बॉडी शुरू में रेस्ट पे हो या आखिर पे रेस्ट पे हो। बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने हिट किया, थोड़े ही टाइम में मोमेंटम में तब्दीली ज्यादा आ गई, फोर्स ज्यादा लगी उस पर, तो जनाब बॉल पहले भी मूव कर रही थी, बाद में भी मूव कर रही है, इम्पल्स हो गई। हथौड़ी से आपने कील ठोका या आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो पहले रेस्ट पे था, थप्पड़ के लगने के नतीजे में आओ ये आगे गिर गया, तो नतीजा क्या हुआ कि फोर्स लगने से पहले या बाद में बॉडी रेस्ट पे हो सकता है। इम्पल्स का मतलब ये नहीं है कि बॉडी रुक गया या पहले रुका हुआ था, तो इसमें मोशन इन्वॉल्व है, या पहले मोशन हो रही थी बाद में रुक गया, या बाद में मोशन हो रही है पहले रुका हुआ है, या
पहले मोशन हो रही थी, बाद में रुक गया, जो भी सूरत हाल है, मूविंग बॉडी में इंपल्स हो सकती है। फुटबॉल को आपने हिट लगाई, थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए पाँव बॉल के साथ टच किया, फोर्स लगी, बॉल आगे चला गया। बिलियर्ड की बॉल में ऐसा ही हुआ, ऐसे करके ये भी इंपल्स है जनाब। तो जब भी झटका लगे, चलते चलते आप मुंह के बल गिरे, ठोकर खा गए, वो जो ठोकर खाई है थोड़े टाइम के लिए कोलिजन हुई है, टच किया और मोमेंटम में तब्दीली आ गई, ये भी जनाब आली इंपल्स ही है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, आज का दर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं जनाब अगली एपिसोड में, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।